गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10 के लिए जो है वो एक्सरसाइज 1 और 2 का टेस्ट सीरीज जो हुआ था उसका जो है आज हम लोग आंसर शीट देखेंगे, जिसमें बहुपद और परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन थे। आज हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं HCF दिए हुए बनाने के लिए गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना था। गुणनखंड विधि से पहला क्वेश्चन जो था वह HCF ज्ञात करना था तथा LCM तथा LCM ज्ञात करना था, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा 26 और 91। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं 26 एंड 91 का। सबसे पहले 26 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं 13, फिर 13 into 1। उसी तरह से 91 का करते हैं 7, 13 times 13 1। इस प्रकार से 26 और 91 का हम जो है गुणनखंड निकाल लिए। 26 इक्वल टू 2 into 13, जबकि 91 इक्वल टू 7 into 13। HCF के लिए हम लोग जानते हैं कि जो दोनों गुणनखंडों में से कॉमन जो होता है उसका सबसे न्यूनतम घात को हम लोग जो है वह HCF के रूप में लिखते हैं। यहाँ HCF के रूप में हमारा 13 हो जाएगा, जबकि LCM के रूप में हम देखते हैं तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं उस उभयनिष्ठ का जो सबसे बड़ी घात होता है, तो इसमें तो 13 दोनों का घात जो है वो 1 ही है, इसलिए हम यहाँ पे 13 लिखते हैं, 13 लिखते हैं और 13 के साथ जो भी संख्या बची हुई है हमारी यानी कि 2 into 7। इस प्रकार से 13 into 2 into 7 आया, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आएगा। इस प्रकार से हमारा HCF और LCM ज्ञात हो गया पहला क्वेश्चन का। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वह है हमारा 510 और 92, 510 एंड 92। पुनः 510 का हम लोग गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 3 से 3 या की 24 और 3 पाँचे 15, 5 से 5 एकम 5, 3, 5 7 35। इस प्रकार से हमारा यह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया 510 का। इसी प्रकार से 92 का हम लोग ज्ञात करते हैं 2 से 4 और 6, फिर 2 से 23। इस प्रकार से हमारा जो है 92 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इस प्रकार से दोनों को जब हम लिखते हैं 510 इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7 17, जबकि 92 इक्वल टू 2 into 2 into 23। अब इन दोनों में अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा हमारा, तो देखते हैं इसमें कॉमन हमारा जो है 2 है। इसके अलावा और भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि HCF जो है हमारा वह कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। लेकिन HCF के बाद हम देखते हैं LCM के लिए, तो LCM के लिए जो दोनों में मिलता है उसका सबसे बड़ी घात यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। LCM में हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू शेष जो रिमेन्स जो बच गए हमारे संख्या अंक उन सबको लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 into 5 into 17 into 23। इस प्रकार से हमारा जो है वह LCM जो आता है वह LCM आ जाएगा हमारा यानी कि 2 का पावर 2 into 3 into 5 into 17 into 23, 23,460। इस प्रकार से HCF हमारा 2 आया,
जबकि एलसीएम जो है हमारा 23,460 आया इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 30, 72 एंड 18। 30, 72 एंड 18। तो सबका गुणनखंड करते हैं। 30 का गुणनखंड करते हैं इसी प्रकार से 72 का करते हैं 2 से, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। इसी प्रकार से 18 का करते हैं 2 से 9, फिर 3 से 3। इस प्रकार से 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, जबकि 72 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, जबकि 18 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हमारा 30, 72 और 18 यानी कि 30, 72 और 18 का आ गया। अब इसमें सबसे कॉमन संख्या देखते हैं। सभी में जो है वह 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो 2 का जो सबसे सब में मिलता है उसके लिए हम जब HCF लिखते हैं तो HCF के लिए जो सबसे छोटी घात होती है सब में, इसका घात 1 है 30 वाले में, जबकि 72 वाले में 2 का पावर 3 है और 18 में 2 का घात 1 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि न्यूनतम घात जो है हमारा वहाँ कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से हम जो है 2 लिखते हैं। उसके अलावा 3 का देखते हैं, 3 भी तीनों में कॉमन है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि 3 का न्यूनतम घात जो है वह 1 है। इस प्रकार से हमारा जो है HCF जो है हमारा 6 हो गया, जबकि LCM के लिए लिखते हैं तो LCM कैसे बनाएंगे हम, तो LCM के लिए जो सब में मिलता है तीनों में जो कॉमन है उसका सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात हमारी जो है वह 2 के पावर 3 है इंटू दोनों में और भी 3 भी मिल रहे हैं और 3 का घात 2 जो है मैक्सिमम है, तो 3 का घात 2 और उसके अलावा शेष जो है हमारी एक राशि और है 5। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9 इंटू 5। इस प्रकार से 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 7 पाँचे 35 और 1 36। इस प्रकार से हमारा जो है HCF जो है हमारा 6 आया और LCM जो है 360 आया। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से HCF और LCM हम गुणनखंड विधि से प्राप्त करते हैं। तो पूरी तरह से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग अपने इसको बार बार बनाएंगे एग्जाम में, निश्चित रूप से इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि दिखाएं कि एक कोई विषम पूर्णांक है जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में ही होता है, यानी कि ये एक ऐसा विषम पूर्णांक है जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक विषम धन पूर्णांक है। एक कोई क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है तथा b = 6। अब जैसे ही हम b = 6 मानते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 6q + r लिखते हैं, जहां r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। इस स्थिति में हम r का मान लिख सकते हैं, इसलिए r = 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि r का मान जो है वह 0,
1 2 3 4 और 5 हो सकता है। अब इसके आधार पर हम प्रत्येक समीकरण का हल करते हैं, प्रत्येक बार r का मान रखते हैं। यदि हम r इक्वल टू 0 रखते हैं, यदि हम r का मान 0 रखते हैं तो a बराबर हमारा जो है वह 6q आता है। यदि r बराबर हम 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 आता है। r इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3 आता है। इस प्रकार से r का मान लगातार हम रखते जाएंगे। 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3 आएगा। r इक्वल टू 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 आएगा। r इक्वल टू यदि 5 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 5 आता है। तो इस तरह से r का मान रख करके हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वह कहता है कि a कोई एक विषम धन पूर्णांक है। अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो यह हमारा एक सम संख्या आ जाता है, यानी कि यह हमारा एक सम संख्या हो गया। उसी प्रकार से r इक्वल टू 2 लेते हैं तो यह भी एक सम संख्या आता है। r इक्वल टू 4 लेते हैं तो भी एक सम संख्या आता है। तो यहाँ देख रहे हैं r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 4 पर एक सम संख्या आ रहा है a इक्वल टू, यानी कि a का मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 पर एक सम धन पूर्णांक है। ये सम धन पूर्णांक है। हमारी पॉसिबिलिटी इतनी ही है, इसलिए a का विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का ही होगा, और यही हमें दर्शाना था। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यह जो है a का मान हम किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से बना सकते हैं। और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एग्जाम के व्यू से, जो इकाई 1 का है, जो 2 मार्क्स के अक्सर आते रहते हैं आपको। और यह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझाया गया है। थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यह समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF और LCM दो संख्या दिए हुए हैं, जिसका LCM HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। वह संख्या है HCF 306 और 657। 306 और 657 का HCF जो है वह 9 है और LCM जो है हमें ज्ञात करना है। LCM जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग एक आसान सा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले कि LCM ज्ञात करने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब इसके आधार पर 306 इंटू 657 इक्वल टू 9 इंटू LCM। इसलिए LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब जो हल करके आएगा मान वह हमारा जो है वह LCM हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से LCM निकालना बहुत ही आसान है इस विधि के द्वारा, जिसमें आता है 22383 22,338 तो आप कैलकुलेट कर लोगे इसको, और इस प्रकार से हमारा HCF या LCM आ जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा चौथा, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से, तो वह है हमारा पहला क्वेश्चन 180 और 192।
इसके पहले जो हम क्वेश्चन में पढ़े थे वहाँ पढ़े थे गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकाले थे, और इस बार जो है वह हम निकालेंगे किस विधि के द्वारा? तो इस बार हम लोग निकालते हैं वह कौन सी विधि है? तो वह विधि है हमारा HCF और LCM का कौन सा विधि हम लोग करें? तो वह विधि है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रफ कार्य करते हैं। इसके लिए 180 जो है उससे बड़ा है 192, तो 192 में 180 से डिवाइड करते हैं। 180 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम 12 में 180 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम 605, यानी कि हमारा शेष जो है वह 0 आ गया सेकेंड स्टेप में ही। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू BQ प्लस R। फर्स्ट स्टेप में हमारा A जो है वह है 192 इक्वल टू B का मान हो गया 180 इंटू Q का मान यानी कि भागफल हमारा 1 हो गया और प्लस शेषफल 12 हो गया। सेकेंड स्टेप में आते हैं तो A बराबर 180 हो गया, B का मान 12 हो गया और भागफल हमारा 15 हो गया प्लस 0। R जब तक 0 नहीं आता है, शेषफल 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में यह संख्या जो है हमारा यही जो है हमारा HCF कहलाता है। HCF इक्वल टू 12, अभिष्ट HCF जो है हमारा 12। यह जो हमारा कार्य है वह है रफ कार्य। तो इसको हम लोग को दिखाना नहीं है, हमारा आंसर शीट यह है 180 और 192 का जो है वह HCF और LCM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 16 and 24। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है 16 और 24 का है। फिर उसी तरह से 16 और 24 में देखते हैं कि 24 जो है वह बड़ा है 16 से, तो 24 को हम डिवाइड करते हैं 16 से, 1 टाइम लगेगा 8, फिर 16 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम में 16, यानी कि शेषफल 0 हो जाता है। सेकेंड स्टेप में भी आ जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर इसको भी लिखेंगे तो A इक्वल टू BQ प्लस R। A बराबर अगर हम 24 लिखते हैं, A का मान अगर हम 24 लिखते हैं तो 24 इक्वल टू B का मान हमारा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 प्लस 8, 24 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 8। सेकेंड स्टेप में जब आते हैं A इक्वल टू 16 हो जाता है, B का मान 8 है, 8 इंटू 2 प्लस 0। इस प्रकार से हमारा जो है वह HCF जो है अभिष्ट HCF जो है वह कितना आ गया हमारा 8 आ गया, यानी कि HCF बराबर कितना हो गया 8 हो गया। HCF हमारा कितना हो गया 8 हो गया। यह हमारा जो है आंसर हो गया अभिष्ट। इसी तरह से हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है 144 एंड 180। 144 एंड 180 थर्ड क्वेश्चन हमारा है 144 एंड 180। इसमें 180 बड़ा संख्या है, तो 180 में हम डिवाइड करेंगे 144 से, 1 टाइम 144, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 7 3, अब 36 से 144 में भाग लगाते हैं, 3 चौके 12, 4 बार में लगता है पूरा कट जाएगा। 6 4 के 24 के 4, 4 तिहाई 12, 13, 14। इस प्रकार से हमारा सेकेंड स्टेप में भी खत्म हो गया, यानी कि A इक्वल टू BQ प्लस R अगर लिखते हैं A इक्वल टू 180 इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस 36। सेकेंड स्टेप में आते हैं तो 144 इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि हमारा जो है HCF जो है वह हमारा आ गया 36। इस तरह से हमारा जो है रफ कार्य हो गया। तो रफ कार्य कर करके हम HCF निकाल लेते हैं 36। इस प्रकार से बहुत ही आसान विधि से, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी,
पिछले क्लासों में कि कैसे हम भाग विधि के द्वारा बना करके और उसके बाद जो है हम HCF और LCM को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वह है शांत दशमलव प्रसार। दिए गए संख्या का शांत दशमलव प्रसार है शांत। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे और कारण भी बताए थे। जैसे शांत दशमलव प्रसार के लिए 3/12। अब इस स्थिति में 3/12 जब लिखते हैं तो सबसे पहले इसका सरलतम जो है भिन्न के रूप में लिखा जाता है। तो यह सरलतम भिन्न के रूप में 1/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। तो हमने इसे लिखा था कि यह जो है हमारा p/q के रूप में है। तो यदि p/q के रूप में है तो इस स्थिति में q का गुणनखंड यदि जो है वह 2 या 5 या 2 और 5 का घात का होता है तो उस स्थिति में वह शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि 2 और 5 के अलावा या 2 के अलावा या 5 के अलावा अन्य कोई दूसरी अभाज्य संख्या आ जाती है q में, यानी कि हर में भिन्न के हर में या कह सकते हैं p/q के रूप में है तो q के गुणनखंड में, तो उस स्थिति में उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है q का वैल्यू और 4 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 1/2 × 2 अर्थात 2 का है केवल, तो यह क्या होगा हमारा शांत होगा। तो इस तरह से हम कारण दे सकते हैं कि q का यानी कि हर का गुणनखंड जो है वह केवल 2 का है, इसलिए यह क्या होगा शांत होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वह है 19/21। इसको हम लोग लिख सकते हैं 19/3 × 7। अब 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन यह तो ना 2 का मल्टीपल में है ना 5 के मल्टीपल में है, इसलिए हम निश्चित रूप से 2 और 5 का नहीं है तो क्या होगा यह अशांत होगा। कारण क्या हो जाएगा कि p/q के रूप में लिखते हैं तो q का गुणनखंड ना तो 2 का ही है और ना ही 5 का है, इसलिए यह क्या होगा अशांत होगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वह है 77/203। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 से कटेगा 1130। 11/30। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 5। इसमें 2 भी है 3 भी है और 5 भी है, यानी कि 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक और गुणनखंड है हमारा, वह है अभाज्य गुणनखंड 3 का। यानी कि 2 और 3 के अलावा एक और संख्या है अभाज्य संख्या, वह है 3। और हम लोग पढ़े हैं कि q का गुणनखंड या तो केवल 2 का होना चाहिए या केवल 5 का होना चाहिए या फिर 2 और 5 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त एक और अभाज्य संख्या है जो मल्टीपल के रूप में है, वह है 3। इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। और कारण में क्या हो जाएगा लिख देंगे कि 2 और 3 के अलावा एक और संख्या जो है वह 2 और 5 के अलावा एक और संख्या 3 है, इसलिए यह भी जो है वह अभाज्य संख्या के रूप में ही होगा, यानी कि अशांत संख्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 20/160। इसका भी करते हैं गुणनखंड सिंप्लीफाई, 1/8 आता है जो 1/2 × 2 × 2 होगा। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि q के रूप में जो है वह 2 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है, तो अभी हम लोग देखें कि 2 का मल्टीपल हो या 5 का हो या 2 और 5 का हो तो वह शांत होता है। यहाँ भी इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा हमारा शांत होगा। कारण हम लोग दे सकते हैं कि 2 का मल्टीपल होने के कारण 2 का अभाज्य गुणनखंड होने के कारण यह जो है शांत होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ भी हम लोग समझाने का प्रयास किया है और पिछले क्लासों में भी आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से इसका नहीं अगर समझ में आता है तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे, जिसमें शांत और अशांत दशमलव प्रसार को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।